गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि ये दिया गया आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको जो पढ़ना है अभी वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, फिर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इन चीज़ों के बारे में आपको अभी पढ़ना है। ओके, चलिए अब मैं आपको ये चैप्टर में ले चलता हूँ। जैसा कि आप इस में देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अर्थ इज अ स्पेशल एंड यूनिक प्लैनेट। अर्थ जो है यानी धरती जो है एक स्पेशल, विशेष और अद्वितीय ग्रह है। इट हैज़ फीचर्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल, मतलब इसकी विशेषता के कारण जो है लाइफ जो है यहाँ पर जो है धरती पर जो है पॉसिबल होता है, संभव होता है। आवर एबिलिटी टू लिव ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन ऑल द सराउंड्स अस। दिया गया है कि आवर एबिलिटी टू लिव, हमारे रहने की जो योग्यता है ऑन अर्थ, धरती पर, वो निर्भर करता है अपॉन ऑल द सराउंड्स अस, जो हमारे चारों तरफ ये सभी चीज़ें हैं उन पर। दिस इंक्लूड्स द लैंड वी लिव ऑन। अब देखिए इसमें क्या चीज़ सब शामिल होता है। तो सबसे पहले दिया गया है कि लैंड यानी जमीन, भूमि जिस पर हम लोग रहते हैं। द एयर वी ब्रेथ, हवा जो हम सांस के रूप में लेते हैं। एंड द वाटर वी ड्रिंक, और जल जिसको कि हम लोग पीते हैं। आवर लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा जीवन जो है दिया गया है कि आवर लाइफ्स, आप इसमें देख रहे हैं आवर लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच शेयर द अर्थ विथ अस। अर्थात ये आवर लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, वह हमारा जीवन वह प्रभावित होता है बाय द अदर लिविंग थिंग्स, और अन्य लिविंग थिंग्स के द्वारा, सजीव जो प्राणी, सभी सजीव वस्तुएं उनके द्वारा। इसके बाद प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, जानवरों के द्वारा। विच शेयर द अर्थ विथ अस, जो शेयर बांटते हैं, मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। द अर्थ धरती, ये शेयर द अर्थ विथ अस, मतलब धरती को हमारे साथ शेयर करते हैं। अब देखिए ऑल द लिविंग, अब जैसे आगे आपको दिया गया है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ मेक अप द इन्वायरमेंट। जितने लिविंग और नॉन लिविंग हैं, सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो धरती पर जो हैं वो सभी मिल करके ये इन्वायरमेंट का जो है वह निर्माण करते हैं, पर्यावरण का। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब देखिए इन्वायरमेंट का जो है 3 पार्ट्स दिया गया है। इसमें क्या सब आता है तो वो आप इसमें देख रहे हैं, दिया गया है। सबसे पहला एटमॉस्फेयर, फिर है हाइड्रोस्फीयर और तब लिथोस्फीयर। ये 3 स्फीयर हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर, दिया गया एटमॉस्फेयर, आप लोग इसे लर्न कीजिएगा पढ़ करके। एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर जिसका मतलब होता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेज। वायुमंडल जो है वह लेयर ऑफ द गैसेज, गैस की जो है वह एक लेयर है, परत है, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो कि धरती को घेरे हुई है। ऑल द ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन अर्थ कॉम्प्राइज द हाइड्रोस्फीयर। जितने ओशियंस हैं, महासागर, एंड द अदर वाटर बॉडीज, और जितने वाटर बॉडीज हैं यानी जल वाले भाग हैं, वो सभी ऑन अर्थ, धरती पर, वो कंपेराइज द हाइड्रोस्फीयर, वे हाइड्रोस्फीयर अर्थात जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द रॉक एंड सॉइल। अब इसमें आपको दिखाया गया है कि लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर के अंतर्गत रॉक्स यानी चट्टानें, इसके बाद सॉइल मिट्टी, ये धरती की सतह पर जो मिलती है, ये सभी आते हैं। प्लांट्स अर्थात अब देखिए प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड ह्यूमन बींग्स और मानव, ये सभी जो है निर्भर रहते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। सभी जो है एक दूसरे, सभी को मतलब पेड़ पौधों को, जानवरों को और मानव जाति को, सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। as well as on the non-living parts of the environment to survive। non-living parts
जो है जो निर्जीव हैं उन सभी पर जो है वह जो है ये आश्रित होते हैं, उनसे उनको मतलब ज़रूरत होती है। और तब जो है एनवायरनमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव, मतलब पर्यावरण को सर्वाइव के लिए। अब देखो, अब आ जाओ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, भूमि का भाग जिस पर हम लोग रहते हैं। आवर प्लैनेट इज मेड up of a number of layers, namely the core at the center, the mantle in the middle and the crust at the top। हमारी ये दिया गया है कि आवर प्लैनेट, हमारा जो ये प्लैनेट है, ग्रह यानी ये अर्थ जो है वह बना हुआ है नंबर ऑफ लेयर्स, बहुत सारे ये लेयर्स से, परतों से, जिसमें अब नेम दिया गया। आप देखो 3 परत का नाम अभी मैं आपको बताता हूँ। कोर एट द सेंटर, कोर जो होता है वह सेंटर में होता है, मतलब मध्य में जो है वो क्या होता है? तो कोर होता है। इसके बाद और फिर मिडिल में जो है यानी कोर जो है वह सेंटर में ये कोर एट द सेंटर, यानी ये कोर जो है वह सेंटर में, और मेंटल इन द मिडिल, और फिर इसके बाद मेंटल जो है वह मिडिल वाले भाग में, फिर इसके बाद एंड द क्रस्ट एट द टॉप, और क्रस्ट जो है वह टॉप वाले भाग में। मतलब आपको ये जान लेना है कि सबसे ये जो अभी जो मैंने बताया कोर जो है, आप आगे मैं आपको फिगर में बताऊंगा, वह जो है यह सबसे जो है सेंटर यानी एकदम सेंटर में आता है। इसके अलावा फिर आइए आप मेंटल जो है वह मिडिल में चला जाता है, और तब आता है क्रस्ट। क्रस्ट जो है वह सबसे ऊपर का परत है। ओके, चलिए अब आगे आपको मैं ले चलता हूँ। आप इसमें देखिएगा लिखा हुआ है द कोर इज मेड अप ऑफ मोस्टली आयरन। कोर जो होता है वह प्रायः आयरन का बना होता है। द मेंटल विच लाइज बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। मेंटल जो कि स्थित होता है बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट, कोर और क्रस्ट के बीच में, उसमें जो है मॉल्टन रॉक जो है मिला होता है, जो मैग्मा कहलाता है। द क्रस्ट इज द थीन हार्ड आउटर लेयर दैट फ्लोट्स ऑन द मैग्मा और द मेंटल। क्रस्ट जो है वह थीन हार्ड आउटर लेयर माना जाता है, जो कि फ्लोट्स होता है ऑन द मैग्मा, मैग्मा पर वह तैरता है, और द मेंटल या फिर मेंटल पर। द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट मेक अप द लिथोस्फीयर। सबसे अपर पार्ट जो होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है मेंटल का और ये क्रस्ट का, ये जो है लिथोस्फीयर बनाते हैं। तो अब चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ। अब इसमें आप देख रहे हैं फिगर भी दिखाया गया आपको। मैंने अभी बताया था कि नेक्स्ट पेज में जो आपको मैं इसमें फिगर के द्वारा समझाऊंगा, तो वो दिया गया। चलिए आगे मैं आपको पढ़ा दूं। लिथोस्फीयर दिया गया, लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो होता है आउटर मोस्ट, बाहरी भाग होता है, सॉलिड बाहर का सॉलिड लेयर होता है, मतलब ठोस परत होता है धरती का। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड मास। इसमें जो मिले होते हैं, शामिल होते हैं, वो क्या सब होते हैं? तो दिया गया है, मतलब इसमें जो होते हैं वह लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द फ्लूड ऑफ द ओशियंस। इसमें क्या सब आता है? तो लैंड मास, भूमि का भाग, और इसके अलावा फ्लूड्स जो कि ओशियंस के नीचे का जो भाग होता है। इट हैज़ अ लेयर ऑफ सॉइल दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। इसमें जो है मिट्टी की परत होती है जो कि ग्रोविंग मतलब सुटेबल होता है, ग्रोविंग क्रॉप्स फसल उगाने के लिए जो है यह सुटेबल, ठीक होता है। अब आइए नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस एंड मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस पार्ट। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक स्रोत जैसे ऑयल हुआ यानी तेल, इसके बाद गैस, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें जो है इस भाग में मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, अब जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यह जो है धरती का जो है वो फिगर दिया गया है। ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो है राउंड है, गोल, ये धरती का फिगर दिखाया गया है। इसमें जो है 3 जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कोर, उसके बाद ये मेंटल और क्रस्ट के बारे में। तो आपको इसमें देखिए दिया गया है क्रस्ट का भाग जो है, क्रस्ट को 2 भागों में, एक ये सबसे पहले आपको मैं बता दूं कोर के बारे में। तो कोर जो है सबसे सेंटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे यह 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। सबसे भीतर जो है इनर कोर हो गया और उससे ऊपर का भाग आउटर कोर हो गया। इसके बाद आपको मेंटल जानना है, मेंटल में भी ठीक उसी तरह से आपको अलग करना है। अब देखिए यहाँ पे लोअर मेंटल दिया गया है, आप देख सकते हैं, और अपर मेंटल, दोनों का जो है
ये कलर में जो है ये लोअर मेंटल का कलर हो गया, और ये रेड कलर जो हो गया वो अपर मेंटल। फिर उसके बाद सबसे ऊपर का जो भाग ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये क्रस्ट का भाग आता है। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलूँ। अब आइए आपको मैं बता दूं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है कि जल मंडल। ओके, हाइड्रोस्फीयर जो होता है जल मंडल, जल का जो भाग होता है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। वाटर जो है यानी जल जो है वह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है वह धरती पर। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स जो है यानी सजीव जो होते हैं वह निर्भर करते हैं वाटर पर, जल पर जो है निर्भर रहते हैं। फॉर सर्वाइवल मतलब वो अपने जीवन के जीने के लिए जो है वो वाटर पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा हाइड्रो मीन्स वाटर एंड द हाइड्रोस्फीयर दिया गया। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? तो वाटर अर्थात जल, एंड हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस। हाइड्रो का अर्थ होता है जल, और हाइड्रोस्फीयर जो होता है उसमें शामिल होते हैं ऑल द वाटर, सभी जल का भाग जो कि धरती की सतह पर है, जैसे ओशियंस हुआ, स्ट्रीम्स हुआ, लेक्स हुआ, एंड ग्राउंड वाटर एज वेल एज द फ्रोजन वाटर इन ग्लेशियर्स ऑन माउंटेन्स एंड इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सीट्स। इसके अलावा जो है ये फ्रोजन वाटर जो होता है जमा हुआ, जो कहीं कहीं आप देखिएगा जो फ्रोजन वाटर जो है वो मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि वाटर जो है वो अपने सॉलिड फॉर्म में होता है, अधिक ठंड पड़ने के कारण वो जम जाते हैं, वही दिया गया फ्रोजन वाटर इन ग्लेशियर। और इसके अलावा माउंटेन्स पर भी आपको जो है पानी जो है जमा हुआ नजर आएगा, एंड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक आइस शीट। ओके, अब आइए, अबाउट 97% ऑफ अर्थ वाटर इज इन द ओशियंस। लगभग 97% भाग जो है 97% अर्थ वाटर धरती का जो जल है वह ओशियंस में है, विच इज सॉल्टी जो कि खारा होता है, नमकीन होता है। द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर। बचा हुआ जो केवल 3% भाग है वही फ्रेश वाटर होता है। ओके, अब मोस्ट ऑफ विच इज़ फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो ग्लेशियर में फ्रोजन होते हैं, जमे हुए रहते हैं, और आइस कैप में के रूप में। वाटर ऑन अर्थ इज ऑलवेज मूविंग। धरती पर जो जल है वो हमेशा मूविंग करता रहता है। इट गोज इन टू द एटमॉस्फेयर एंड देन रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन। यह जो है जाता है इन टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में, और फिर वापस जो है वह रिटर्न लौटता है, वो वर्षा के रूप में फिर से वह धरती पर लौटता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और यही जो जल की जो गति होती है, कभी एटमॉस्फेयर में जाना और फिर वर्षा बन करके जो है धरती पर वापस लौटना, यह जो मूवमेंट है यह वाटर साइकिल कहलाता है, अर्थात जल चक्र। द वाटर साइकिल कॉन्स्टेंटली दिया गया। द वाटर साइकिल कॉन्स्टेंटली रिफिल्स द वाटर सप्लाई ऑन द अर्थ। वाटर सप्लाई जो मतलब जल का जो सप्लाई होता है वो वाटर साइकिल जो है वह पूरा करता है। कहने का अर्थ, अभी गर्मी के समय में देखिएगा कि बहुत से तालाब या झील या नदी का पानी जो है वो मतलब धीरे धीरे सूखने लगता है, लेकिन फिर वापस क्या होता है, जब रेनी सीजन का टाइम आता है तो वापस वह वर्षा जो है होती है, और पुनः जो है वह जितने भाग जो सूख गए होते हैं पुनः फिर से उसमें वापस जल आ जाता है, भर जाता है पानी, इस तरह से। अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको दिखाया गया हाउ डज द वाटर साइकिल वर्क। ये वाटर साइकिल जो है वर्क कैसे करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है ये ओशियन का जल जो है उसमें क्या होता है, तो ये सब हीट होता है। हीट होने के बाद इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद जब ऊपर जाता है तो वही जल क्या मतलब भाप बन के जब ऊपर जाता है तो उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, यानी वह बादल जो है ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वह पानी की बूंद बनता है, और उसके बाद पुनः फिर जो है वह पानी की बूंद हैवी होने के कारण, भारी होने के कारण वह वापस धरती पर एज रेन के रूप में जो है वो लौटता है। चलिए अब आगे मैं बता दूं। अब जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, द हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द वाटर इन ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। हीट फ्रॉम द सन, सूरज से जो उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, वह क्या होता है, तो उससे वाटर इन द ओशियंस यानी महासागरों का जल या समुद्र का जल, फिर नदियों का, झील का, इन सभी का जल जो है वह वार्म हो जाता है, गर्म होता है। द वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर। गर्म होने के बाद वह वाटर जो है वो बदल जाता है वाटर वेपर में, अर्थात जलवाष्प के रूप में बदल जाता है। सेंस वाटर वेपर इज लाइटर। वाटर वेपर जो होता है यह जो है लाइटर होता है, हल्का होता है, और हल्का होने के कारण क्या होता है, तो इट राइजेज अप इन द स्काई। यह
ऊपर आकाश में चला जाता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सन हीट्स अप द वाटर इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड टर्न्स इट इनटू वेपर। देखिए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो सूर्य के उष्मा से जो है वह महासागर का जल हो या समुद्र का, नदी का, झील का, तालाब का, इन सभी का जल गर्म हो करके वह वेपर बन जाता है, यानी भाप बनता है। द वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन एंड चेंजेस बैक इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर। और तब यही वाटर वेपर क्या होता है, तो वायुमंडल में मिलता है और वहाँ वायुमंडल में जो है वह धीरे धीरे कूल्स होता है और जब ठंडा हो जाता है तो यह वापस जो है वह पानी की बूंद बनता है, वह जो है वह ड्रॉप में बदल जाता है ऑफ वाटर, पानी की बूंद के रूप में, और तब वह बादल का निर्माण करता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन, संघनन जिसको कहते हैं, और यही जो है कंडेंसेशन अर्थात संघनन कहलाता है। मोर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर क्लाउड्स। बहुत सारे जो है छोटे छोटे पानी की बूंद जो है एक साथ जुड़ते हैं और वह मतलब जो है क्लाउड्स बनाते हैं, मतलब बादल खूब अधिक घना होता है। तब व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब बादल जो है वो भारी हो जाते हैं, एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर, और जब वह अधिक और जल को नहीं रोक सकता है, तब क्या होता है, मोर वाटर, तब वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन, और तब जो है वाटर जो है फॉल्स होता है, गिरता है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एज रेन, वर्षा के रूप में। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, और यह प्रक्रिया जो है प्रिसिपिटेशन कहलाती है। द रेन वाटर फ्लोज बैक, अब देखिए द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू ओशियंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, और वो जो है फिर से जो है बहते हुए वही पानी जो है पुनः समुद्र, महासागर, नदी, तालाब, झील, इन सभी जो है यह भागों में पहुंचता है। अब इसका द सन अगेन हिट्स दिस वाटर एंड इट गोज अप अगेन टू फॉर्म क्लाउड्स। सूरज जो है फिर से इस पानी को हिट करता है और फिर से यह जो है भाप बन के ऊपर जाता है और वह बादल का रूप लेता है। थस इस प्रकार द वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, और इस प्रकार से वाटर साइकिल जो है यह जल चक्र की प्रक्रिया हमेशा चलता ही रहता है। अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ एटमॉस्फेयर। आप यहाँ पे देख रहे हैं दिया गया है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वायुमंडल। ओके, चलिए अब मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बता दूं। द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है अर्थात वायुमंडल, वह जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर, मतलब कहने का अर्थ वायु का जो है एक ब्लैंकेट माना जाता है। बहुत सारे इसमें जो है ब्लैंकेट, ये गैस का जो है मिश्रण होता है और जो कि धरती को घेरे हुई है। बहुत सारे गैस जो है ये धरती के चारों ओर घिरी हुई है। द एयर इज अ मिक्स ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर जो है हवा, जो अभी मैंने आपको बताया, अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैस शामिल होते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन। मानव और जानवर जो हैं वो सांस के रूप में ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन जो है सांस के रूप में लेते हैं, एंड ब्रेथ आउट, और फिर वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर is an important gas for photosynthesis, the process by which plants produce food। दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में होता है वह एक महत्वपूर्ण गैस होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, इसके द्वारा जो है पौधे जो हैं वह भोजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एज अ बाई प्रोडक्ट। देखिए ग्रीन प्लांट्स थस एब्जॉर्ब the carbon dioxide that is breathed out by most living things and convert it into food and oxygen। देखिए ग्रीन प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्या चीज़, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लिविंग थिंग के द्वारा ब्रेथ आउट किया जाता है, वापस छोड़ा जाता है। जैसे हम लोग लिविंग है या फिर जानवर हो गया, जीव जंतु हो गया, वो सब जो है जब सांस छोड़ते हैं बाहर, हम लोग जब छोड़ते हैं तो उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और तब फिर एंड कन्वर्ट इट, और फिर उसे बदलते हैं इनटू फूड, भोजन के रूप में, एंड ऑक्सीजन, और फिर वापस ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। अब देखिए यानी ब्रेथ आउट करते हैं पेड़ पौधे। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टर टू ब्लॉक हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। एटमॉस्फेयर जो है यानी वायुमंडल, वह जो है ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टर के रूप में भी काम करता है टू ब्लॉक हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। हार्मफुल जो हानिकारक जो किरण जो कि सूरज से जो निकलता है उसे
रोकने में द रेडिएशन फ्रॉम द सन कॉन्टेंस दिया गया कॉन्टेंस इंटेंस अल्ट्रा वायलेट रेज, सच स्ट्रॉन्ग रेज आर हार्मफुल फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो रेज होती है किरण, ये बहुत ही हानिकारक माना जाता है फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, बहुत से प्राणियों के लिए ऑन अर्थ, धरती पर जो जीव जंतु हैं। इसके बाद अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं द एटमोसफियर हैज़ अ लेयर कॉल्ड द ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर में जो है वो परत होती है, लेयर होती है, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। विच ब्लॉक्स अ लार्ज प्रोटेक्ट दिया गया, विच ब्लॉक जो कि ब्लॉक करता है अ लार्ज पोर्शन ऑफ दीज रेज, अधिक मात्रा में इन किरणों को, एंड बाउंसेज दैम बैक इनटू स्पेस, और फिर वापस उसे ये स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजती है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और इस वजह से जो है धरती पर जो है जीवन जो है वो सुरक्षित रहता है। ओके, अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर, हाँ देखिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा। द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर। एरिया ऑफ द अर्थ, धरती का भाग जहाँ पर लिविंग थिंग्स जो है वो रहता है, लिविंग थिंग्स सजीव प्राणी रहते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। समझ गए। अब ये जैव मंडल जो होता है, दिस इज द एरिया वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ओवरलैप्स टू फॉर्म एन एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स लाइफ। यह जो इलाका होता है इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों एक रूप में रहते हैं। एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स लाइफ, जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को। लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ's क्रस्ट in the few kilometers of the lower layer of the atmosphere and even deep in the ocean, a natural community and its environment, that is the living and the non-living together form an ecosystem. आइए, ecosystem exist दिया गया, exist on many kinds of lands, in lakes, in streams and in oceans। मतलब इन सभी भागों में दिया गया है कि जैसे हो गया kinds of lands, in lakes, in streams and in oceans. An ecosystem can be as small as a puddle or as big as a forest. It generally contains many kinds of life. में प्रायः जो है कई तरह के जो है लाइफ शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट फील्ड contains a smaller plant। दिया गया व्हीट फील्ड जो मतलब गेहूं का जो खेत होता है उसमें कंटेंट शामिल होता है स्मॉलर प्लांट, छोटे पौधों की जाति है। इसका इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, अर्थवर्म्स, केचुआ, रोडेंट्स एंड मैनी टाइनी ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, और अन्य कई जो है छोटे छोटे जीव जो हैं वो रहते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसमें एक दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोस्फीयर। अभी जो आपको मैंने बताया उसके बारे में कुछ शॉर्ट में दिखाया गया है यहाँ पे, वो आपको मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। All living things and non-living things on earth make up its environment. फिर the hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere are the four spheres in the environment. इसके अलावा all the oceans and other water bodies on earth make up the hydrosphere. इसके अलावा the atmosphere is the layer of gases that surrounds the earth. फिर the lithosphere consists of the rocks and soil on the surface of the earth. फिर the biosphere is the part of the environment where plants, animals and humans live and grow. ओके, चलिए नीचे कुछ वर्ड मीनिंग है इंग्लिश का, जो इंग्लिश में जो है मीनिंग आपको लर्न करना होगा। ये एग्जाम में भी मैं दूंगा, इसलिए आपको लर्न कर लेना है। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब जैसे कोर का अर्थ क्या होता है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। फिर आपको मेंटल का मीनिंग बताना है तो द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट का द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। फिर वैसे ही बाय प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट क्रिएटेड इन अ प्रोसेस। ओके, चलिए अब आगे इसमें देखते हैं क्या है। अब आपको अब एक्सरसाइज में आना है। एक्सरसाइज जो है इसका आपको पहले खुद से करना है। जैसे इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर ए में अंडरलाइन द करेक्ट ये आंसर्स। तो इसमें आपको जो सही आंसर लगे वो आपको टिक लगाना है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अभी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तो अभी मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल में क्या होता है, तो पहले जल क्या होता है, वो हीट होता है सूर्य के प्रकाश से और वो जल जो है भाप बनता है। तो ये हो गया मतलब सॉलिड, ये लिक्विड से क्या बना,
लिक्विड से जो है भाप गैस में परिवर्तित हुआ तो ये क्या चीज़ बन जाएगा, वाटर साइकिल की प्रक्रिया होगी इसमें। ओके, इस तरह से अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, क्या कहेंगे उसको, तो बताना है आपको, एटमॉस्फेयर। ओके, इस तरह से तो आप इसका आंसर जो है खुद से बना सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर मैं अब आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर बी में। जैसा कि दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सेंटेंस सही है तो उसमें आपको टी लिखना है मीन्स ट्रू, और जो सेंटेंस गलत लगे उसमें एफ लिखना है मीन्स फॉल्स। फिर आगे क्वेश्चन नंबर सी में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को आपको इसमें पूरा करना है। फिर आगे आइए क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। इसमें जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये 4 क्वेश्चंस आपको बनाना है। फिर आगे मैं इसका आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो अभी जो है मैंने आपको ये एसएसटी का चैप्टर 9 जो है ये एक्सप्लेन करके बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके इससे आप जो है सुन करके अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।